Good morning, students. Today we will conclude the chapter by the two topics. Like first is that Sulhekul and another was that Mughal Empire in 17th century and after that. So let's begin. Jahangir Akbar's son described his father policy of Sulhakul in the following words. ठीक है, कैसे उन्होंने इसकी पॉलिसी को फॉरवर्ड करा या फॉलो करा. Like as in the wide expanse of the divine compassion, there is a room for all classes and all followers of all creeds. Creeds means here we are talking about the religion. So in his imperial domination means royal, or we can say aristocratic way of living. So बहुत rich तरीके से imperial domination which on all sides were limited only by the sea, there was room for professors of opposite religions. Professors का मतलब यहाँ profess करना, religion and for beliefs good and bad, and road to intolerance was closed. मतलब इंटॉलरेंस का मतलब है टॉलरेंस होता है किसी चीज़ को क्षमा मतलब टॉलरेट करना, सहन करना या सहनशीलता दिखाना. तो इंटॉलरेंस की कहीं पर गुंजाइश नहीं थी. एंड सुनीस एंड शियास मेट इन वन ऑफ द मॉस्क एंड क्रिश्चियंस and Jews in the church to pray, and he consistently followed the principle of universal peace. मतलब सब में शांति हो, सद्भाव हो, सभी मिलजुल कर रहें. लाइक दिस टू बी कॉल सुलहकुल. तो उसने सब रिलीजन के लिए, सबके लिए एक अच्छी तरीके से मतलब एक वेल फीलिंग मतलब एटमॉस्फेयर ही हैड एस्टेब्लिश. सो नेक्स्ट इज द मेन टॉपिक like Mughals in the 17th century and after. So the administrative and military efficiency of Mughal Empire led to a great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the failed land wealth. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा, फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब एक जादुई नगरी जैसे, क्योंकि यहाँ अथाह पैसा था, अथाह मतलब रिसोर्सेज भी थे. आप ये सोच सकते हो कि माइथोलॉजिकली वी नो दैट अवर कंट्री, हिस्टोरिकल भी हम जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अन्न धन्य के काफ़ी भंडार थे. तो लोग जब बाहर कुछ भी नहीं था देशों में, यहाँ आकर उनको ऐसा लगता था कि दे हैव कम ऑन द फेबल लैंड, मतलब एक परियों की कहानियों की जैसा एक लैंड है. So, but these same visitors who were also appalled at state of poverty that existed side by side the greatest opulence. अब दो वर्ड आपके पास यहाँ है, एक है appalled और दूसरा है आपके पास opulence. तो यहाँ पर उनके लिए, बट उनके लिए क्या था, द विजिटर्स हु ऑल्सो अपार्ट एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. कुछ ऐसे विजिटर्स भी थे, मतलब यहाँ आए, उनका पैसा ख़त्म हो गया, उनके पास कुछ बचा नहीं. अपार्ट मीन्स उन्होंने पॉवर्टी फेस करी. ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही मतलब उनको बड़ा शॉकिंग फील हुआ कि उनका उनका जो जर्नी है वो कैसे जाएगा. लाइक और सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपार्ट एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब वो एक लिमिट के ऊपर तक मतलब उन्होंने पॉवर्टी में रहे. दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस. ऑपुलेंस का मतलब हुआ यहाँ पर कि कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लेविशली या बहुत मतलब बहुत शान शौकत से रहने वाले लोग थे. एंड द इनइक्वलिटीज़ वर ग्लेयरिंग. और ये इनइक्वलिटीज़ की कुछ लोग तो बहुत पुअर हैं, कुछ लोग बहुत रिच हैं. ये क्लियरिंग का मतलब है एक अपने आप में एक ऐसा एक अलग शोकेस बनाती है. तो डॉक्यूमेंट्स ग्लेयर करना यानी कि चमक छोड़ना या फिर एक इम्प्रेशन छोड़ना. सो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर of Shah Jahan reign inform us about the highest ranking of मनसबदार. फिर यहाँ पर हम वो भी देखने की मिलते हैं जो डॉक्यूमेंटेशंस मिले हैं, मतलब उनके जो सबूत मिले हैं, राइटिंग्स मिली है, उससे क्या पता चलता है शाहजहाँ का जो रेन था, इन्फॉर्मर्स, वो हमें ये बताता है हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ मनसबदार. मतलब मनसबदार की जो रैंकिंग थी वो सबसे बड़ी हाई थी. मैंने आज मॉर्निंग में भी आपको बताया था कल कि 30,000 उस टाइम पर मनसबदार की सैलरी थी, जो आज के हिसाब से भी बहुत 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 अच्छी थी. वर ओनली
445 in number out of total 8,000. The smaller number are mere 5.6% of total number of Mansabdar received 61.5% of the total estimate revenue of empire as salary of themselves and their troopers. So ये कैलकुलेशन करके बताई गई है कि इतना अपने ट्रूपर्स से, ट्रूपर्स होते हैं सिपाही, उनसे उनको सैलरी इतनी ज़्यादा मिलती थी 65%, ठीक है। आप इसको 61.5%, ठीक है, टोटल एस्टिमेट करें। सो मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans, peasantries who supplied them with good and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of primary producers. And the peasants and the artisans, मतलब lastly क्या होता था, they have very little amount in them, so the condition is same. We can say the farmers were not as much as rich as they were. So the peasants and the artisans and the poorest amongst them lived from the hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources. वो हैंड टू माउथ होते थे। हैंड टू माउथ होने का मतलब क्या है, गरीबी, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं। सो हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग अदर एडिशनल, वो दूसरे कोई सोर्स नहीं खरीद सकते थे। टूल्स एंड स्पिंस सप्लाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, and wealthier peasantry and artisanal groups and the merchants and bankers प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो हालात वही थे कि जो बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनका इनकम अच्छा हो रहा था और बाकी किसान जो थे वो पुअर थे। द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of the people in the late 19th century as authority of Mughal emperors slowly declined. तो यहाँ तक लेट 17th सेंचुरी तक जो था वो हम काफ़ी रिच पोजीशन में थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एज द अथॉरिटी मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइन, हिज सर्वेंट्स एमर्ज एज द पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स। तो जो उनके सर्वेंट्स थे, जो नोबल्स थे, जो छोटे लोग थे, वो पावर में आ गए जैसे जैसे मुगल जो है वो जो एम्पर की पावर जो वीक हुई। एंड दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो ये छोटे छोटे अपने आप में एक प्रोविंसेस क्रिएट होने लगी, हैदराबाद, अवध। ऑल्दो they continued in the recognize Mughal emperor in Delhi as their master, and by the 18th century the provinces of empire had consolidated their independence political identities. तो इन्होंने ही अपने आप को बाद में प्रूव कर दिया, दिल्ली पे रूल करने लगे और 18th सेंचुरी तक इन्होंने अपने एम्पायर को अपनी आइडेंटिटी दी। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग we will discuss in chapter 10. So here one of the story is given here, not it is the like not in India the Mughal period or the rulers were so differently, matlab they established their empire differently, same was happening in the rest part of the world, king and queen। तो किंग एंड क्वीन इसको जब आप पढ़ेंगे, इन लोगों ने भी क्या किया, अपने जैसे ऑटोमन या बगदाद या इराक, जितने भी एरिया थे जहाँ पर ये रूल कर रहे थे, उन लोगों ने भी अपने एम्पायर को इसी तरीके से सेटल किया, ठीक है। तो यहाँ एक नई स्टोरी है, यू कैन रीड योर सेल्फ, क्विकली आई रीड फॉर यू। देयर वॉज अ ग्रेट मोनार्क इन द नियर कॉन्टेम्प्रेरी, कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं उसी के आसपास का टाइम, जो अकबर का पीरियड था, ये अकबर का पीरियड था। आप देखते हैं 1522 से लेकर 1566 तक। So include the rule of Ottoman Turkey and Sultan Suleiman, and in 1566 during his rule Ottoman state expanded to Europe and seizing Hungary and seizing Austria, and his armies also seized Baghdad and Iraq and much of North Africa, all that the Morocco and acknowledged Ottoman authority. Suleiman also reconstructed Ottoman and navy, a dominant over the
ईस्टर्न मेडिटेरियन, आप अगर वर्ल्ड के मैप का नॉलेज है तो आप जल्दी से उसको समझ सकते हैं, आसपास का एरिया है अबाव अफ्रीका. एंड ब्रॉट नेवी इनटू द कंपटीशन विद स्पेन and Arabian Sea. It challenged the Portuguese and monarch as giving the title of Al-Kunani and the lawgiver. So because of all these, the large number of regulation Kunan passed during his reign, and he was these was the aim and standardized administrative procedure throughout the expanding domains of the empire, and specially protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes. Later in 17th century, when the public order declined in Ottoman domains, the reign of Suleiman Kunani uh, was and remembered as the period of ideal governance. ठीक है, ये मतलब इनका पीरियड भी बहुत अच्छा रहा. और दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन इन द वर्ल्ड. So till here we discussed today, and tomorrow we will discuss the exercise of NCERT. Thank you. Have a nice day.